विवाह, दाम्पत्य और संगनी साथी, किसी भी प्रकार से कहिए तो जो दो लोगों का मिलन है, वो कौन से दो लोग? जो विपरीत लिंगी हैं, अर्थात पुरुष और नारी, जब गठबंधन में सामाजिक रूप से बंध जाएंगे तो वही विवाह कहलाएगा, जिसके पीछे उद्देश्य, मंशा रहेगी परिवार बढ़ाने की, और परिवार बढ़ाने से समाज बढ़ता है, समाज बढ़ने से संसार आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन प्रवाह को चलाए रखने के लिए, उसको निरंतरता में बनाए रखने के लिए एक सामाजिक दायित्व, कर्तव्य है विवाह। अन्यथा कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नर, कोई भी नारी अपना जीवन एकांत में अकेले भी बिता सकते हैं, किंतु वो संन्यास आश्रम है। और जो जीवन के 4 आश्रम बताए हैं, उसमें संन्यास आश्रम तो सबसे अंत में आता है। तो यदि संन्यास आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा तो फिर ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इसी कारण से विचारों के समानता के आधार पे जब दो परिवार एक दूसरे की सामंजस्यता बिठा के आगे बढ़ेंगे तो वही विवाह पद्धति में आगे चलेगा। और मुख्य रूप से उसके 2 पात्र होंगे, एक कन्या और एक वर। तो दोनों मूल उद्देश्य दोनों का मिलन है, जिससे परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके और समाज को, संसार को, अपने जाति, कुल, परंपराओं को एक निरंतरता में बढ़ने के लिए योगदान दे सके। विवाह के कई प्रकार बताए। वैदिक शास्त्र के अनुसार आर्ष विवाह, पार्श विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, छल से विवाह, कपट से विवाह, उन सब की व्याख्या भी करेंगे। लेकिन मूलतः आचार्य मिश्र के अनुसार, विवाह वृंदावन ग्रंथ के अनुसार और विभिन्न विवाह पद्धतियों पे लिखे हुए ग्रंथों के अनुसार दाम्पत्य क्यों, कब, कैसे, इसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है। शास्त्र के अनुसार इसको 4 भागों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और एक है कुंडलियों के तत्व और एक है कुंडलियों के गुण, राशियों के गुण। तो तत्व में सम्मिलित हैं 4 वस्तुएं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। लेकिन गुण में सम्मिलित है चर, स्थिर, धि स्वभाव। तो जो स्थिर, चर, धि स्वभाव, तो जो चरता का विषय है अर्थात गति का विषय है, वही विवाह है। प्रगति, गति, निरंतरता, वही विवाह है। ऐसा नहीं है कि
जो लोग अत्यधिक धर्म कर्म या सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं, उन्होंने ग्रस्त जीवन नहीं बिताया हो, लेकिन एक समय सीमा के बाद, एक समय खंड के बाद विरक्ति की भावना संन्यास की तरफ ले जाती है और जुड़ाव की भावना विवाह को बांधे रखने की कला है। तो जो बांधे रखने की कला है वही विवाह है, इसी को गठबंधन कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास में भी व्यास जी ने यह कहा है कि ग्रस्त जीवन का मूल आधार मान के सर्व सुख कहा है। उसका कारण क्या है? एक सन्यासी भी, एक साधु भी अत्यधिक तप करके स्वर्ग आदि लोक की तरफ गमन करता है। उसी के साथ साथ एक ग्रस्त व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को जब पूर्ण कर रहा हो और वो ये देखे कि मेरे नीचे जो वंश चल रहा है, पुत्र पौत्राधिकम, पुत्रियां परपोत्रियां, वो सब कितने सुखी हैं। जो मैं आगे लेके चला, मेरा साथ मेरी जीवन संगनी लेके चली, आज उसके नीचे जो शाखाएं हैं वो कितनी विस्तृत हो चुकी हैं। कन्याओं का विवाह घर से बाहर और बालकों का विवाह अर्थात लड़कों का विवाह घर में एक कन्या को लेके आने के लिए, अर्थात एक बहू को, वधू को लाने के लिए बताया गया। तो संसार कैसे बढ़ा? तो जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा को कर रहा होता है, तो ऐसा मैंने देखा है वैदिक शास्त्र के अनुसार, जब कोई वृद्ध, वयोवृद्ध व्यक्ति अपना कालखंड पूरा करता है, समय पूरा करता है, तो वो नीचे उसके यदि उसकी शाखाएं, पुत्र पुत्रियां, परपोत्र परपोत्रियां, तो जब वो अपना समय पूरा करता है, जाने का तो किसी को भी एक पीड़ा, दुख और एक रिक्तता सदैव ही महसूस होगी, किंतु फिर भी उसकी जीवन यात्रा को पूर्ण होने के साथ एक प्रकार का पर्व भी बन जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। और जाते जाते ऐसा व्यक्ति स्वयं भी, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, वो स्वयं भी अपने अंतिम खंडों में कई प्रकार के धार्मिक और शांति देने वाले, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक शांति देने वाले क्रियाकर्मों को करके जाता है। सत्संग करवाए, भागवत करवाई, प्याऊ लगवाए कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ देखा, मेरे को, मुझे किसी भी प्रकार की आशाएं मेरी पूर्ण हो चुकी है। तो इस प्रकार से ग्रस्त व्यक्ति जब अपना जीवन खंड पूरा कर रहा है तो वो भी स्वर्ग आदि लोक में जाता है। हमारे पास दो बिंदु हुए, एक सन्यास व्यक्ति, सन्यास विभूति, वो सन्यास के माध्यम से स्वर्ग आदि लोक में गमन कर रहा है, और एक ग्रस्त व्यक्ति जो अपनी परिवार की प्रसन्नता को देख के, खुशी को देख के, उल्लास को देख के स्वर्ग आदि लोक में प्रवेश कर रहा है। स्वर्ग आदि लोक मूलतः एक परिधारणा है कि व्यक्ति अब यहां से विरक्ति लेके पुनः नए जीवन में आ भी सकता है या फिर ईश्वरीय कणों में विलीन भी हो सकता है। इसी कारण से व्यास ऋषि ने इसको ग्रस्त व्यक्ति या ग्रस्त आश्रम को इस जीवन का मूलाधार माना है। अब ये ग्रस्त आश्रम कौन सा है?
चौथा, और इसके द्वारा जो सुख की अनुभूति मिलेगी वो सप्तम, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है सप्तम। तो जो घर बसाया है उस घर बसाने में किसी का योगदान भी होना चाहिए, तो सप्तम भाव है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो वर हो, तो उसके लिए सप्तम भाव की आवश्यकता तो है, बिना उसके कैसे वो जुड़ पाएंगे। और विवाह के अंदर, ब्याह के अंदर, मैरिज के अंदर कोई दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। आप सभी गुणी ज्ञानी लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो दो परिवारों का मिलन है, दो कुटुंबों का मिलन है। इसी कारण दो नाम और उत्पन्न होते हैं, समधि और समधन। समधि का अर्थ क्या है? सम का अर्थ है समान और धी का अर्थ है बुद्धि, विवेक, विचार। जब दो समान विचारधाराएं मिले बुद्धि विवेक के साथ, तो संबंध स्थापित होते हैं और समधि कहलाते हैं, ऐसा आचार्यों का कथन है। और इसी को जब लोक मान्यता मिल जाए तो ये विवाह कहलाया। तो इसको दो या तीन खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। विवाह को प्रस्ताव का चयन करना, प्रस्ताव को अनुबंधित करना और प्रस्ताव को स्थापित करना। अर्थात कोई एक प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए जब आएगा विवाह का, तो वो प्रस्ताव कैसा है, फिर उस प्रस्ताव को हमने अनुबंधित किया कि हम आपके लिए इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब वो संबंध, रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उसको स्थापित कर देना, अर्थात विवाह की पद्धति में बांध देना, ये विवाह है। अब इसके बीच में यदि ऋषियों ने कहा है कि ये समय खंड है तीन, तो क्यों कहा है कि भाई एक दूसरे को जान भी गए, पहचान भी गए। जैसे कहा कि पहले प्रस्ताव को देखने गए, कन्या वाले लड़के को देखने जाएंगे और लड़के वाले कन्या के लिए देखने आएंगे, तो ये पहला खंड। दूसरा खंड, जब दोनों को ये समझ आ जाए तो हाँ की प्रक्रिया आरंभ होती है और कुछ शगन आदि इत्यादि देके आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाया जाता है। लेकिन यहां से लेके विवाह तक में एक अवधि है, इसलिए एक तरफ सगाई कही गई और दूसरी तरफ विवाह कहा गया। अर्थात अब सगाई हो चुकी है। अगर अभी भी कोई मन के अंदर कोई शंका है तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, पीछे हो सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठाएं, दोनों का सामाजिक आदर सत्कार इतना बंध जाता है कि पीछे हटना विवाह के बाद तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि दोनों के ऊपर एक प्रकार का आक्षेप भी लग सकता है। इसी कारण से तीन खंडों में इसको विभाजित कर दिया गया। देखना, दिखाना, प्रस्ताव को आगे बढ़ाना और विवाह प्रस्ताव को पूर्णतः स्थापित कर देना। तो जो पहले दो खंड है उसी के अंदर हमारे और आप जैसे ज्योतिषविद को, ज्योतिष छात्रों को, ज्योतिषाचार्यों को या ज्योतिष मर्मज्ञ को वहीं पे निर्धारित कर लेना चाहिए यदि उनके पास आता है। क्यों? ये कितना बड़ा विषय है, इसमें व्यक्ति कभी कभी स्वयं से निर्णय लेने से थोड़ा अचरज में पड़ जाता है कि इसको मैं स्वीकार करूं या क्या। यदि प्रेम प्रस्ताव के द्वारा विवाह है तो उसमें बहुत ज्यादा सोचना होगा नहीं, किंतु यदि प्रस्ताव के रूप में आ रहा है तो स्वाभाविक है बहुत सारी तथ्यों के ऊपर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे कुशल मर्मज्ञ ज्योतिषी का आगमन होता है, क्योंकि वो अपने विषय का ज्ञाता है, हो सकता है और उसको होना चाहिए। तो इस कारण से वो ये देखेगा कि जो जनमांग कन्या का, वर का
दोनों का मुझे दिया गया है, उसके अंदर क्या क्या तथ्य बिंदु मुझे देखना चाहिए। अन्यथा इसका दोषारोपण भी ज्योतिषाचार्यों के ऊपर, ज्योतिषविद के ऊपर, ज्योतिष मर्मज्ञ के ऊपर आएगा ही आएगा कि कैसा प्रस्ताव आपने बताया। कभी बहुत ज्यादा आपको पुरस्कार भी मिल सकता है और कभी बहुत ज्यादा कटाक्ष में भी आप सम्मिलित हो सकते। इसलिए जितना आप इसको सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे और जितना आपके पास ज्ञान है उसी के आधार पे वस्तुओं का विचार करना चाहिए। वैदिक पद्धति में डाइवोर्स जैसा कोई भी शब्द नहीं है। विवाह विच्छेद कहीं कहीं लिखा गया है, वैधव्य लिखा गया है, विधुर लिखा हुआ है, लेकिन डाइवोर्स जैसा शब्द देखने को उसमें कहीं भी नहीं मिला। मैं डाइवोर्स के परिप्रेक्ष्य में जो कहना चाहता हूं आप समझते हैं। तो 7 बिंदुओं पे सर्वप्रथम माता पिता को भी और एक ज्योतिषीय मर्मज्ञ को, एक ज्योतिषविद को भी सोचना चाहिए। वो 7 बिंदु पहले कौन से हैं और फिर उसके अलावा कौन से बिंदु हैं। तो आचार्य कहते हैं इसके अंदर कुल, अर्थात कन्या और वर के बीच में, दोनों के परिवारों के बीच में जो समानताएं हैं वो कुल से देखी जाएंगे। तो जब कुल के बारे में विचार होगा तो जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान और चौथे स्थान के ऊपर विचार करना चाहिए। आपके पास यदि कोई जन्म पत्रिका 2 व्यक्तियों के लिए आती है, एक कन्या और एक नर, एक वर और एक वधु के प्रस्ताव के लिए, तो सर्वप्रथम कुल पे विचार करना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो कुल पे विचार करने का ज्योतिषीय आधार क्या है? कुल अर्थात जन्म पत्रिका का दूसरा भाव और चौथा भाव भी। तो सर्वप्रथम विचार ये करना चाहिए कि दोनों बालक बालिकाओं के या वर और वधु, प्रस्तावित वर और वधु के दूसरा स्थान और चौथा स्थान किस प्रकार से। लेकिन इसके साथ साथ कुल को कारक तत्व देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति और सूर्य। तो इसके उपरांत बृहस्पति और सूर्य भी दोनों की पत्रिका में विचार करना चाहिए। यद्यपि इसको मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि एक विषय मैं विषय के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार कई बार करते करते व्यक्ति स्वयं भी परेशान हो सकता है। क्योंकि ये विषय है तो विषय के ऊपर जितनी जानकारियां आपको दे सकते हैं उसमें दे जाए। दूसरा विचारणीय बिंदु है कुल के साथ हमने देखना है दूसरा स्थान, चौथा स्थान, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति। सूर्य मूलतः पिता के द्वारा जो परंपराएं चली आ रही हैं और बृहस्पति मान सम्मान और कुल परंपराओं को जोड़ने वाला ग्रह। इसके उपरांत दूसरा बिंदु आता है शील। शील का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव में एक यदि आक्रामक है, एक बहुत ही ज्यादा नम्रता है, तो फिर कैसे बनेगी? और दोनों बहुत ज्यादा नम्र हैं तो कैसे बनेगी? इसलिए शील स्वभाव बहुत ही आवश्यक है ये देखने के लिए कि एक की कुंडली दूसरे की कुंडली को, एक का जन्मांग दूसरे के जन्मांग को किस प्रकार से सहायता देता है, सहायक है, सपोर्ट देता है। शील की विचार करने के लिए जन्म पत्रिका के भीतर लग्न, चंद्रमा और चंद्रमा पे पड़ने वाले प्रभाव और तीसरा स्थान मुख्यतः। तीसरा स्थान क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान को ऋषि कालिदास ने और अन्य ग्रंथों ने धैर्य कहा गया है। तो यदि किसी व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर वो तो अधीर हो गए। जब अधीर हो गए तो फिर छोटी छोटी बातों पे क्रोध होना, उग्रता होना, कटुभाषी हो जाना स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। इस कारण से लग्न, चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, तीसरा स्थान और साथ ही साथ एक बहुत विशेष बिंदु, सूर्य त्रिशांश राशि में, अर्थात जो त्रिशांश राशि होती है इसको D30 कहा जाता है, डिविजनल चार्ट 30, वर्ग कुंडली 30, उसके अंदर सूर्य की स्थिति
वो व्यक्ति के स्वभाव को, शील स्वभाव को बताती है। साथ ही साथ जब उसमें देख रहे हैं त्रिशांश कुंडली के भीतर, तो लग्नेश और सप्तमेश की भी स्थिति देखनी चाहिए। मूलतः उसके भीतर पहली दृष्टि के अंदर केवल सूर्य का विचार किया जाता है। जैसे यदि त्रिशांश कुंडली के भीतर सूर्य मेष वृश्चिक राशि में होगा, तो ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति थोड़ा सा गर्म स्वभाव का हो सकता है, जल्दी जल्दी उठने वाला हो सकता है। इस प्रकार से तो बताएंगे जब कुंडलियों का विचार करेंगे। तो दूसरे बिंदु पे आए हमारे साथ शील, अर्थात लग्न, चंद्रमा और तीसरा स्थान एवं सूर्य की D30 त्रिशांश राशि के भीतर उपस्थिति किस ग्रह के भीतर। तीसरा बिंदु आचार्य श्री कहते हैं, तीसरा बिंदु है सनातता, अर्थात अनाथ का विलोम शब्द है सनाथ। तो जब दो परिवार मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है उसके भीतर घर के वृद्ध लोग भी होंगे, माता पिता भी होंगे। उनकी इच्छा भी होगी कि हमारे बच्चे, हमारी संतान हमारा मान सम्मान आदर भाव रखें, और जो उनसे बड़े हैं घर के, वो भी ये देखेंगे कि हमारे नीचे हमारे पुत्र पौत्राधिकम, अर्थात बेटा, बेटे का बेटा, और फिर वो आगे ब्याह करके किस प्रकार से परिवार बढ़ा रहा है। साथ बेटी किसी कुल परंपरा में जुड़ रही है, बिटिया पुत्री, और वो किस प्रकार से मेरे परिवार के नाम को एक सम्मान दिलवा रही है। तो इसी कारण से सनातता, अर्थात अनाथ का विलोम शब्द है सनात, और उसका ही विस्तृत रूप है सनातता। मूलतः इस बिंदु के ऊपर जन्म पत्रिका का 5वां भाव, 9वां भाव और दूसरा भाव बहुत विचारणीय बिंदु हो जाता है। 5वां क्यों? क्योंकि 5वें स्थान से पुत्र भी देखा जाता है और 5वें स्थान से पितामह अर्थात दादा भी देखे जाते हैं। 9वें स्थान से पुत्र पौत्राधिगम, संतान और संतान से उत्पन्न होने वाली संतान भी देखी जाती है, और पिता तुल्य लोग भी देखे जाते हैं। दूसरा स्थान, चूंकि जब कुनबा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि दोनों के विचारों में समानताएं भी आनी चाहिए। तो दोनों के परिजनों का आत्मसम्मान बना रहे, आपस में संबंध प्रगाढ़ रहे, घनिष्ठ रहे, तो उसके लिए जो जन्म पत्रिका का 5, 9 और दूसरा स्थान, ये मुख्यतः देखने चाहिए। साथ ही साथ इसमें दोनों के प्रति राशियों के ऊपर से विचार करके इस बिंदु को आगे बढ़ाया जाता है। चौथा बिंदु वित्त, अर्थात फिनेंस, मुद्रा, धन। जैसे दोनों पक्ष जो हैं, कन्या वर वधू, यदि दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल एक ही स्तर पे है तो कई बार इसमें असमंजस्य भी उत्पन्न हो सकता है। यदि आर्थिक स्थिति एक ही स्तर पे है तो ये देखना चाहिए कि जिसकी आर्थिक, जो दूसरा पक्ष है उसके अंदर सामंजस्यता कितनी है, या किसी की आर्थिक स्थिति अधिक है तो उसके अंदर ये देखना चाहिए उसके भीतर की, उसके व्यक्ति के भीतर नम्रता कितनी है। तो यहाँ पे चौथा बिंदु आता है वित्त, अर्थात ऐसा तो नहीं है एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर ही निर्भर हो जाए, या ऐसा तो नहीं है कि एक परिवार दूसरे परिवार से केवल इसलिए संबंध स्थापित कर रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता उनके लिए सहायक हो जाए। इससे भी कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होने की संभावना रही। तो वित्त देखने के लिए तरीके क्या हैं? दोनों वर और वधू, कन्या और वर, लड़के की कुंडली के भीतर
दूसरा स्थान, चौथा स्थान और दूसरा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान और 11वें स्थान को दोनों से विचार करना चाहिए कि क्या इनका आपस में किसकी आय कितनी अधिक जारी है, जिसके कारण से कहीं दूसरे को अपने प्रभाव में, दबाव में लाने का प्रयास तो नहीं रहेगा। पंचम बिंदु, और स्वाभाविक है कि पंचम बिंदु है तो 5वें स्थान का भी विचार कर लेते हैं, विद्या। कभी कभी एक जिसके पास आदर्श नहीं है, मानक नहीं है, तो उनके परिवारों में बीच में कुछ ध्वनियां भी आएंगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बीच बीच में यदि वो उसके ऊपर कटाक्ष करें, उसकी विद्या को लेके, उसके गुण को लेके, तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का परिवार क्षुब्ध हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इस कारण से 5वां बिंदु विद्या, जो एक दूसरे के लिए सहायक भी होती है। यदि कन्या अत्यधिक शिक्षित है, लड़का अत्यधिक शिक्षित है, तो स्वाभाविक है कि वो अपना जीवन यापन तो कर ही लेंगे और दूसरे के लिए भी सहायक होंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक गुण क्या दूसरे गुण को बढ़ा रहा है या उस दूसरे गुण को और उल्टा समतुल्य भाव में ला रहा है, बैलेंस कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को कुंडली जो है बहुत ही ज्यादा उग्र कुंडली है और विद्या भी बहुत अधिक है, तो ये मान के चलिएगा उस व्यक्ति के ऊपर अपनी विद्या का ही अभिमान इतना हो जाएगा कि वो दूसरे किसी को कुछ समझेगा नहीं, और इस कारण से भी समस्या आ सकती है। तो विद्या जरूर होनी चाहिए और विद्या के साथ गुण का मिलान जरूर करना चाहिए। गुण कौन सा, कि ये उग्र है या ये नम्र है, इसके लिए हमें विचार करनी है। जन्म कुंडली का दूसरा स्थान जो प्रारंभिक विद्या है, चतुर्थ स्थान जो हमारे स्कूल की विद्या है, और 5वां स्थान जो हमारी गुण की विद्या है, मेध शक्ति की विद्या है। छठा बिंदु व्यापू, इसमें मुख्यतः दोनों की शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि छुपा हुआ है। ये बहुत स्वाभाविक है। यदि एक लड़का एक कन्या को चयनित करे या एक कन्या एक लड़के को चयनित करे, क्योंकि समाज में दोनों के पास अपने अपने अधिकार हैं और दोनों को एक दूसरे को चयनित करके, पसंद करके ही आगे बात बढ़ेंगी। तो हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक विचार है कि मेरा दाम्पत्य या मेरा जीवन साथी इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये भी देख लेना चाहिए कि जो कन्या के मन में जो विचार हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए, और जो वर के मन में विचार है वो भी। तो शारीरिक सुंदरता है एक और बनी रहेगी दो, वो क्या बताएंगी, लग्न कुंडली और आने वाले समय की दशाएं। यदि कुंडली के अंदर अत्यधिक रोग आदि छुपे हुए हैं तो स्वाभाविक है एक सीमा तक तो हर व्यक्ति, चूंकि ये गठबंधन है तो निभाएगा ही, किंतु उसके बाद उसके ऊपर भी अत्यधिक भार पड़ने लग जाता है कि ये जीवन मेरा कैसा बना हुआ है। तो दोनों की कुंडली के अंदर व्याधि विचार, रोग विचार भी एक बार जरूर कर लेना चाहिए। और 7वां बिंदु इसके भीतर आता है व्यय। व्यय का अर्थ यहाँ पे खर्चे से ना समझे, व्यय का अर्थ है जो बीत गई वो आयु के ऊपर है। अर्थात दोनों जो वर है और कन्या है, या प्रस्तावित वर है और प्रस्तावित वधू है, उसके बीच में ये देखना चाहिए कि दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है। ऐसा तो नहीं है कि एक की आयु अत्यधिक ही अधिक है और एक की आयु कम है। कौन सी आयु, मैं यहाँ पे उस आयु की बात नहीं कर रहा जो जीवन में उसको मिलेगी, वो दूसरे खंड में बात करेंगे। यहाँ पे हम उसकी कर रहे हैं कि दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है।
ऐसा तो नहीं है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को खुश नहीं रख पा रहा है। तो इस प्रकार से 7 बिंदु हमारे यहाँ पे विचारणीय थे। अब ये सब देखने के उपरांत गुण मिलान से पहले 5 दोषों का विचार करना चाहिए। गुण मिलान एक इससे ऊपर का विषय है, लेकिन यहाँ पे 5 दोषों का विचार करना चाहिए। वो कौन से दोष हैं? पहला, मृत्यु। यदि जन्म पत्रिका के भीतर 8वां स्थान, दोनों की जन्म पत्रिका के भीतर देखिए 8वां स्थान किस प्रकार से पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। इसी के द्वारा आयु, मृत्यु, आयु का क्षय और बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा बिंदु, आचार्य श्री इसको पौश्चल्य कहते हैं, अर्थात इसमें व्यक्ति का व्यसनी होना या अत्यधिक कामनाओं से भरपूर होना होता है। अर्थात जिनके साथ गठबंधन है उनके इतर भी कहीं उनका रुझान बना रहे, तो वो भी देखना बहुत आवश्यक है। तो मृत्यु के लिए हमने 8वें स्थान का विचार किया। पौश्चल्य के लिए, उसके लिए कहीं शब्द लंपट भी लिखा है, कहीं व्यसनी भी लिखा है, कहीं कामी भी लिखा है, या कामनाओं से भरपूर भी लिखा है। तो उसके लिए शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, लग्न और 7वें स्थान को मुख्यता से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 5वें, 6ठे और 11वें स्थान का भी साथ में विचार करना चाहिए, क्योंकि 5वां स्थान व्यक्ति की इच्छाओं को बताता है, वो इच्छाएं जो प्रेम से संबंध रखती हैं। 6ठा स्थान कई ऐसा देखा गया है कि उसका संबंध सप्तम से होने से, सप्तम का संबंध 6ठे में होने से, 6ठे का संबंध सप्तम में होने से भी व्यक्ति के भीतर एक से अधिक की इच्छा बनी रहती है। 11वां स्थान, क्योंकि 11वां स्थान तो कामनाओं से ही भरपूर है, तो कई बार ये भी देखना चाहिए कि 11वें स्थान का जो संबंध है वो 7वें से किस प्रकार बन रहा है। और एक विशेष राशि, कौन सी? मिथुन राशि, उसके बारे में जरूर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि जोड़ा बनाने का प्रतीक है। तो हमने दूसरे बिंदु पे विचार किया, जहां पौश्चल्य का विचार किया, कि व्यक्ति का शुक्र, व्यक्ति अर्थात वर वधु दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र मंगल लग्न, सप्तम, पंचम, 6ठा और एकादश एवं मिथुन राशि, तो इसके बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रस्ताव तो चयनित कर लें और प्रस्ताव के बाद पता चले कि ये प्रस्ताव कहीं कोई गलत चयन हो गया। बड़ी सावधानी से, बड़ी विचार पूर्वक इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तीसरा बिंदु, जिसको ज्योतिष शास्त्र में वैधव्य योग कहा गया है। वैधव्य योग वियोग योग, विवाह भंग योग, ये भौगोलिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से देखा जाता है। 8वां स्थान पाप प्रभाव, 7वें स्थान में पाप प्रभाव, शुक्र का पाप ग्रहों के मध्य होना पुरुषों के लिए कई बार विधुर योग और वैधव्य योग में स्थापित हो जाता है। चौथा बिंदु, दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ है आर्थिक स्थिति का बिगड़ना और तन मन में दरिद्रता ही रहना। दरिद्र मुख्यतः जिसको पहनने के, ओढ़ने की कला ना मालूम उसको भी कहा गया है दरिद्र। तो जैसा व्यक्ति वस्त्र परिधान, जिसको बहुत ज्यादा ऐसी वृत्ति ना हो, उसकी आदत ना हो, तो वो भी दरिद्रता का ही प्रभाव बनाता है।
इसके भीतर कुंभ राशि के ऊपर विशेषतः से विचार करना चाहिए। और शनि बृहस्पति और 12वां स्थान, शनि बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, अर्थात शनि और बृहस्पति संयुक्त प्रभाव से चंद्रमा को देखें या 12वें स्थान में बैठे हुए चंद्रमा को देखें और कुंभ राशि भी पीड़ित हो, तो ये विरक्ति और दरिद्रता का कई बार अभाव को प्रतीक बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक चीजों से बहुत लुभावनापन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, कटा कटा सा रहेगा। और यहाँ जब दो तत्वों का मिलन है, एक नर एक नारी का, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उससे विपरीत उसकी इच्छाएं हो सकती हैं। तो सामंजस्य बिठाने की कला को ही दाम्पत्य विवाह कहा गया है। तो जितना अधिक हो सके उसमें गुण मिलान में ये सब देखने चाहिए। इसके उपरांत आया 5वां बिंदु, अनापत्य योग। क्योंकि विवाह आगे चल के संतान उत्पन्न करने का और संसार को आगे बढ़ाने का, तो जन्म पत्रिका का 5वां स्थान, 9वां स्थान बृहस्पति, बृहस्पति से 5वें स्थान पे बैठा हुआ ग्रह, 5वें स्थान का स्वामी और 5वें स्थान के स्वामी से 5वें स्थान पे बैठा हुआ ग्रह, तो अनापत्य योग के बारे में संकेत दे सकते हैं। ठीक है, जितना ये ज्यादा पीड़ित होगा, दोबारा से बता देता हूं, 5वां स्थान, 9वां स्थान बृहस्पति और बृहस्पति से 5वें स्थान में बैठा हुआ ग्रह, 5वें स्थान का स्वामी और 5वें स्थान के स्वामी से 5वें स्थान में बैठा हुआ, 5th से 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड फ्रॉम 5th। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार पुत्र कारक। ये सभी जो तथ्य बिंदु मैंने बताए ये अनापत्य योग के बारे में, इसमें और भी विस्तृत चर्चा है, बहरन राशियां, बांझ राशियां और कई प्रकार से इसको देखना चाहिए। तो ये भी कभी कभी विवाह भंग होने का कारण बनते हैं। इसके उपरांत इन सब कारणों को बल देते हैं कौन से योग, वो भी विचार कर लेने चाहिए। पहला, संस्कारहीनता। संस्कारहीनता पहले ही बताया आपको, संस्कार कौन सी जन्म पत्रिका में कौन से भाव से आते हैं, कौन से ग्रह से आते हैं। अत्यधिक अभिमान या स्वाभिमान, ठीक है, वो सूर्य, बृहस्पति, मंगल आदि ग्रहों से बताया मैंने आपको। और संयुक्त रहने की जो कला है उसके अंदर कमी होना, जो टीम वर्क होता है, जन्म पत्रिका का 3रा स्थान। और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास, जन्म पत्रिका का 4था स्थान। तो संस्कार आए हमारे 5वें, 9वें बृहस्पति और सूर्य से। अत्यधिक अभिमान अग्नि तत्व राशियों से सूर्य, बृहस्पति, मंगल या जन्म पत्रिका के भीतर उच्च के ग्रह हों उससे। वे पृथ्वी तत्व राशियों में कम ग्रह होने से। समूह में रहना अर्थात नेतृत्व में लोगों को जोड़ के चलने की कला। दूसरा क्योंकि कुटुंब है, तीसरा जो कि एक टीम भावना है, चौथा जो कि परिवार है, उसमें जरूरत से ज्यादा पाप ग्रह होना। और पारिवारिक मूल्यों में कमी, जो कि जन्म पत्रिका का 4था, 5वां, 9वां भाव है। और अत्यधिक अधिकार रखना, मैं जो चाहता हूं ऐसा ही हो, चाहे उसमें कन्या हो या लड़का हो। वो किससे आता है? सिंह राशि से, वृषभ राशि से और धनु राशि से। यदि इसमें पाप प्रभाव अधिक होगा तो ये बढ़ेगा। और उच्च के ग्रह अर्थात सिंह राशि का लग्न हो, वृषभ राशि का लग्न हो, धनु राशि का लग्न हो और इसके ऊपर पाप प्रभाव भी हो और जन्म पत्रिका के अंदर उच्च के ग्रह ज्यादा हो, तो व्यक्ति अपना अधिकार, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार यदि दूसरे की कुंडली में सामंजस्य की भावना नहीं है तो परिवार बिगड़ने के संकेत बहुत अधिक है। लेकिन यदि दूसरे की पत्रिका में सामंजस्य के ग्रह हैं तो परिवार बना रहेगा। कर्तव्यों के प्रति उदासीनता
अर्थात जो मेरे को अपने कर्तव्य निभाने हैं वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कुंभ राशि और शनि, अर्थात कुंभ राशि बली है और शनि, कुंभ राशि बली है और शनि यदि पत्रिका के अंदर बली है तो कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकता है, या लग्नेश यदि अस्त है तो भी ऐसा व्यक्ति कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भूमिका के लिए ये सारे बिंदु विचारणीय है। इसके उपरांत मूलतः सप्तम स्थान ही विवाह के लिए, क्योंकि विवाह के लिए एक साथी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए। तो सप्तम स्थान जन्म पत्रिका का विशेष बिंदु है। जब वो विशेष बिंदु है तो सप्तम स्थान के बारे में शास्त्र क्या कहता है। विवाह भी इसी से देखा गया है और व्यभिचार भी इसी से देखा गया है। काम और कामनाएं भी इसी से देखी गई हैं और काम संबंधी विजय भी इसी से देखी गई है। व्यभिचारी भी इसी से देखा गया है और स्त्री से शत्रुता भी इसी से देखी गई है। यहाँ स्त्री से शत्रुता का अर्थ केवल स्त्री से शत्रुता नहीं है, यदि स्त्री की कुंडली है तो पुरुष और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री। क्षमा कीजिए, रास्ते से भटकना भी इसी स्थान से देखा गया है। अर्थात इस भाव के अंदर यदि पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने पथ से भटक सकता है। इसका एक उदाहरण प्रश्न के भीतर आता है कि जहां से चले थे क्या वहां पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा उदाहरण इसका विवाह जैसे गठबंधन के लिए आता है कि दोनों का दाम्पत्य जुड़ के रहना था वो, लेकिन अपने पथ से भटक गए। सुगंध भी इससे कहा गया है, अर्थात जो जीवन में एक सुगंध, अर्थात एक्चुअली इत्र का प्रतीक है और एक सुगंध जो जीवन में सुगंधता देती है। और पौष्टिक पदार्थों का खाना पीना भी इसी से कहा गया है। इस प्रकार से यदि देखें तो सातवें स्थान से विवाह के बारे में ये विचार आए। दूसरा शास्त्र कहता है स्त्री, यात्रा, व्यापार और नष्ट वस्तुएं और स्वयं की मृत्यु सप्तम स्थान से देखनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा विषय विवाह के ऊपर है तो यदि इसमें स्त्री का है तो स्त्री की कुंडली में पुरुष और पुरुष की कुंडली में स्त्री सप्तम स्थान से देखना चाहिए। तीसरा शास्त्र क्या कहता है, काम वासनाएं, कामनाएं, मद, अर्थात एक प्रकार का नशा, मद, उसको कहा गया है। और अस्त भी वो इसी स्थान से कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि लग्न में सूर्य यदि उत्पन्न है तो दिन का जन्म है और सातवें स्थान में यदि उत्पन्न है तो ये अस्त है। तो इस कारण से एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने दाम्पत्य के लिए अस्त भी होता है और बहुत सारी चीजें लेके चलता है। तो ये हमारे पास अभी तक की जो व्याख्या है उसमें सप्तम स्थान की भूमिका आप लोगों के सामने मैंने रखी। और इसके उपरांत सप्तमेश की विभिन्न स्थानों के अंदर स्थिति विवाह जैसे विषय के अंदर पढ़ा जाएगा। नक्षत्र किसके द्वारा पारंपरिक विवाह और किसके द्वारा प्रेम विवाह के बारे में देखा जाएगा। गुण मिलान, आधिपत्य एक दूसरे के ऊपर, वो किस प्रकार से देखा जाएगा। और शुक्र बृहस्पति के ऊपर पाप प्रभाव या सप्तमेश के ऊपर पड़ने वाले पाप प्रभाव भी इसके ऊपर हम सम्मिलित करके चलेंगे। साथ ही साथ इसमें एक वर्ग कुंडली जो कि डिविजनल चार्ट 9 अर्थात नवमांश कुंडली भी हम विचार करके चलेंगे। जब लग्न कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें 9 नवांश कुंडली भी बनेंगी, अर्थात पहला नवांश, दूसरा नवांश। तो 9 नवांशों के भीतर कोई भी नवांश उत्पन्न हो सकता है। मूलतः
कहाँ पे जाके वो नवांश कुंडली में पड़ता है, तो लगांश, वित्तांश, विक्रांश, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, सुखांश, चतुर्थ स्थान पुत्रांश, पांचवा स्थान, और षष्ठांश। एक पुस्तक के द्वारा लिखा, दारांश, निधनांश, भाग्यांश, कर्मांश, लाभांश और व्ययांश। ये उन्होंने अपनी व्याख्या में लिखा हुआ है। अर्थात उदाहरण के साथ बताएंगे, जैसे कि कर्क लगन किसी व्यक्ति की कुंडली में उदित है और नवांश उसका तुला है, तो कर्क से गिनती गिने तो तुला चौथे स्थान में पड़ रहा है। नवांश का लग्न तुला है, किंतु जो लग्न है उसका लग्न कर्क का है, तो कर्क से चौथे में पड़ा, तो ये व्यक्ति के लिए सुखांश है। दाम्पत्य इसका सुख पूर्वक बीतेगा, ऐसा भी एक शास्त्र कहता है। इसके साथ साथ डिले इन मैरिज और इन सब विचारणीय बिंदुओं के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत साझा करेंगे। आज एक, चूंकि अभी समय आप लोगों के साथ बचा हुआ है, तो पहले 7वें स्थान का संबंध विभिन्न भावों से जब बनता है तो किस प्रकार से घटित होता है, तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। कई ग्रंथों के अनुसार कई कई चीजें इसमें देखने को मिली हैं। सप्तमेश यदि लग्न स्थान में हो तो जातक ऐसे विवाह प्रस्ताव को चुनता है, यहाँ क्योंकि विवाह के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हम नहीं बात कर रहे, जिसको वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानता हो। अब इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक कि वाकई वर्तमान जीवन में उन दोनों के परिवार जानते हो, वो एक दूसरे को जानते हो और फिर ब्याह किया हो। दूसरा, हो सकता है पूर्व जन्म में भी आपका जीवन साथी रहा, तो जिसको वो पहले से जानता है। स्त्री और पुरुष का यहाँ कोई भेद नहीं है। इसके साथ साथ यदि ये पाप प्रभाव में हो, यदि ये पाप प्रभाव में हो, तो ये भी देखने में आया है कि जीवन साथी का आयुखंड कम होता है। सप्तमेश यदि लग्न में हो और पाप प्रभाव में हो तो जीवन साथी का आयुखंड कई बार कम देखने को मिलता है। मूलतः ये दूसरे व्यक्ति की जन्म पत्रिका का अष्टम स्थान देख के विचारना चाहिए। और चर राशि में हो तो स्वाभाविक है कि लग्न में यदि चर राशि है तो 7वें में भी चर ही पड़ेगी, तो इसका अर्थ ये होगा चर लगन का स्वामी चर सप्तमेश चर लगन में जाके बैठा, तो टिक नहीं पाते आपस में, बस यात्राएं बनी रहती है। और यदि ये मेष लगन की कुंडली हो या वृषभ लगन की कुंडली हो, वैसे मुख्यतः मेष के लिए कहा गया, और ये किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में हो तो ये कामुक भी होता है। इसको कामनाएं इसके भीतर भरपूर रहती है। मर्यादित शब्दों के साथ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। सप्तमेश लगन में हो तो पराशर कहते हैं परस्त्रीगामी, किंतु तीव्र बुद्धि वाला और अधीर। अब अधीर व्यक्ति जब भी होगा तो स्वाभाविक है कि ये चर राशियों के ऊपर मुख्यता से देखा गया, तो जो व्यक्ति अधीर होगा वो टिकेगा कैसे। तो इस प्रकार सप्तमेश की लगन में स्थिति कई और अगले खंड में सप्तमेश की अन्य स्थानों में व्याख्या आप लोगों के साथ करेंगे। धन्यवाद।